Okay guys, so last time we looked at hydrosphere जहाँ के हम लोगों ने जो है अर्थ पे वाटर प्रेजेंस के बारे में काफ़ी डीपली देखा, राइट। अब इस सेशन में हम लोग जो है अपने नेचुरल एटमॉस्फेयर के दो नेचुरल इन्वायरमेंट के बाकी हिस्सों को देखने वाले हैं, लाइक एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। और उसके बाद जो है हम कोशिश करेंगे टू वी विल ट्राई टू हैव अ लुक एट द ह्यूमन इन्वायरमेंट एज वेल, सो दैट वी कुड रैप अप दिस चैप्टर। अब एटमॉस्फेयर क्या है? तो देखो, एटमॉस्फेयर basically the air which surrounds the earth is called the atmosphere। हमारा जैसे मान लो कि ये अर्थ हो गया ना, गोल सा गोल मटोल, राइट। इस गोल मटोल अर्थ के चारों तरफ जो एयर मौजूद है, ठीक है, हवा जो मौजूद है हमारे चारों तरफ, इस हवा को जो है एटमॉस्फेयर कहते हैं। ओके। अब ऑफ कोर्स ये हवा जो है भाग क्यों नहीं जाती है अर्थ पर से इधर उधर भटकने के लिए? नहीं, ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि अर्थ जो है वो सबको अपनी तरफ खींच के रखती है। ग्रेविटेशनल पुल कहते हैं ना इसको, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जो है अर्थ क्या करती है, इन गैसेस को जो है, जो गैसेस का ये कवर है अर्थ के चारों तरफ, इसको अपनी तरफ पकड़ के रखती है, भागने नहीं देती है। ठीक है, जैसे आप लोग जो है सोते वक्त ठंडी के टाइम में कंबल लपेट के रखते हैं ना चारों तरफ, तो वैसे ही अर्थ जो है इस एयर के कंबल को अपनी चारों तरफ से हिलने नहीं देती है। Air is a mixture of various gases, water vapor and dust particles। हवा जो है वो क्या है? तो विभिन्न तरह के गैसेज, पानी के वाष्प, वाटर वेपर, पानी का जो भाप बना है वो, और धूल कण वगैरह, इन सब का मिक्सचर है। नाइट्रोजन इज द मोस्ट एबंडेंट गैस फाउंड इन एयर। नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाली गैस है एयर में, कंस्टिट्यूटिंग 78% ऑफ इट। मतलब पूरी हवा जो है 100% में से 78% जो है वो नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन कंस्टिट्यूट्स 21%। ऑक्सीजन जो है वो 21% है, 21% है। द रिमेनिंग 1% ऑफ एयर इज मेड अप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज सच एज हाइड्रोजन, आर्गन, हीलियम एंड ओजोन। जो बाकी 1% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी गैसेज जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, आर्गन हो गया, हीलियम और ओजोन वगैरह है, इन सब से मिलके बना है। ओके। अब इंपॉर्टेंस क्या है इस एटमॉस्फेयर का? द कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर के जो कंडीशंस हैं, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड सनशाइन मेक अप द वेदर ऑफ ए प्लेस। एटमॉस्फेयर से जुड़े हुए जो कंडीशंस हैं, लाइक टेम्परेचर कितना है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है, हवा भी आपके ऊपर प्रेशर डालती है, पता है कि नहीं, हवा का भी वजन आपके ऊपर पड़ता रहता है हमेशा, तो प्रेशर का लेवल क्या है, ह्यूमिडिटी कितनी है, मतलब कि हवा में नमी की मात्रा कितनी है, और फिर सूरज की किरणें कितनी पहुंच रही हैं उस जगह पे, ये सब चीजें जो है उस जगह के वेदर को जो है डिफाइन करती है, वहां के वेदर को डिटरमिन करती है। द गैसेज इन द एटमॉस्फेयर आर यूजफुल टू अस इन वेरियस वेज। एटमॉस्फेयर में मौजूद जो गैसेज हैं वो बहुत तरह से अलग अलग तरीके से हमारे लिए यूजफुल है। फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। जमीन के उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। दूसरी तरफ ऑक्सीजन इज द गैस दैट लिविंग बीइंग्स ब्रीथ इन। ऑक्सीजन जो है वो गैस है जो कि जितने भी सजीव हैं सब सांस लेते हैं, अंदर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प्स प्लांट्स टू प्रोड्यूस फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज जो है प्लांट्स करते हैं सनलाइट के मौजूदगी में अपना खाना बनाने के लिए। इसके अलावा जो है इट ऑल्सो कीप्स द अर्थ वार्म बाय एब्जॉर्बिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द सरफेस। अर्थ के सरफेस से जो गर्मी आती है, अब देखो ये थोड़ा समझाना पड़ेगा, सूरज की किरणें जो सीधी आती है ना, ये जो है आपके हवा को गर्म नहीं कर रही है, या ये जो है आपके एटमॉस्फेयर को उतना गर्म नहीं कर रही है। ये सूरज की किरणें पहले जो है जमीन पर जब आती हैं तो सॉइल जो है, जमीन जो है, सरफेस जो अर्थ का है, वो इसको एब्जॉर्ब करता है, सोखता है। सोखने के बाद धीरे धीरे वो इस हीट को रेडिएट करता है, मतलब इस हीट को रिलीज करता है, ठीक है। तो रिलीज होने पर ये हीट फिर वापस चला जाता है एटमॉस्फेयर में, ऊपर चला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, इस हीट को रोक के रखता है, अपने जो है बोरा में भर भर के रखता है, और इस वजह से क्या होता है, ये हीट जो है हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप होके रहता है, और इसी ट्रैप्ड हीट की वजह से जो है गर्मी रहती है, वार्मथ रहती है यहाँ पर, राइट। दूसरी तरफ ओजोन जो गैस है, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। ओजोन गैसेज जो है ये हमें सूरज की जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, खतरनाक होती हैं काफी, उनसे बचाता है। Water vapor in the atmosphere condenses and causes precipitation, right? जो वाटर वेपर जो होता है एटमॉस्फेयर में वो क्या होता है, वो संघनित होता है, कंडेंस होता है, और उसकी वजह से बारिश होती है। प्रिसिपिटेशन जो है वो एक दूसरा नाम हो गया बारिश के लिए मोटा मोटी, ओके।
तो चलो ये तो हो गया एटमॉस्फेयर। अब बायोस्फीयर की देखें तो बेसिकली द नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एंड एयर कम इन टू कॉन्टैक्ट विद ईच अदर इज कॉल्ड बायोस्फीयर। एक तरीके से तीनों यहां पर मिल जाते हैं, या तीनों का रोल होता है बायोस्फीयर में। तो बायोस्फीयर क्या है? तो बायोस्फीयर प्रोवाइड्स द अर्थ विद लाइफ एज इट इज द ओनली डोमेन वेयर लिविंग बीइंग्स एग्जिस्ट। क्योंकि ये वो स्फीयर है, ये वो डोमेन है जहां पर कि सारे सजीव रहते हैं। दे रेंज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स टू ह्यूज ट्रीज, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ये लिविंग बीइंग्स जो हैं या ये लाइफ फॉर्म जो है वो छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और लाइक प्रोटोजोआ एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स, वहां जो शुरू करो और बड़े बड़े पेड़, जंगल, जानवर, इंसान, सबको ले लो, सब जो है बायोस्फीयर का ही हिस्सा है। दिस ग्रेट वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। तो लाइफ के फॉर्म में जो ये ग्रेट वैरायटी है, जो ये महान मतलब ढेर सारी जो विविधताएं हैं, इसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। Okay, now the components of the biosphere are divided into two major groups. बायोस्फीयर में जो कंपोनेंट्स हैं इनको दो बड़े हिस्सों में बांटा गया है, द प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, और दोनों जो है वो इंटरडिपेंडेंट हैं। दे आर इंटरडिपेंडेंट एंड ऑल्सो डिपेंड ऑन द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम जो है वो एक दूसरे के ऊपर तो आश्रित हैं ही, और वो बायोस्फीयर के ऊपर भी डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर इंटरडिपेंडेंट एंड इन टर्न डिपेंड ऑन द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। जितने भी सजीव हैं सब एक दूसरे पर आश्रित हैं किसी न किसी रूप से, और फिर वो जो है कुल मिला के अपने बायोस्फीयर के ऊपर डिपेंडेंट है अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, और बायोस्फीयर क्या हो गया? तो बेसिकली वो जगह जहां पर कि लैंड, वाटर और एयर तीनों अवेलेबल होते हैं, जो कि लाइफ के लिए एक एसेंशियल कंडीशन भी है। फिर आते हैं हम इकोसिस्टम में, राइट? नाउ एन इकोसिस्टम इज अ डिस्टिंक्ट जोन इन द बायोस्फीयर दैट हैज इट्स ओन फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इकोसिस्टम जो है वो फिर बायोस्फीयर के अंदर का एक कह सकते हो हिस्सा हो गया, जैसा कि अपना फिजिकल और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। It may be as large as an ocean or a forest or as small as a pond or a field. ये जो है महासागर या जंगल इतना जो है बड़ा भी हो सकता है, और दूसरी तरफ जो है ये तालाब या आपके खेत के इतना छोटा भी हो सकता है। Each ecosystem is formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical environment in which they live. हर एक इकोसिस्टम जो है वो कैसे फॉर्म होता है? तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वहां पर, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट कह सकते हो, उनके आपस के इंटरेक्शन, उनके आपस में क्या इंटरेक्शन होता है, और साथ ही साथ जो वहां का फिजिकल इन्वायरमेंट है जिसमें कि वो रहते हैं, उसके साथ उनका क्या कनेक्शन है, इसके आधार पर जो है इकोसिस्टम बनता है। The abiotic and biotic components of an ecosystem are linked to each other by the transfer of energy and matter. जो अबायोटिक और बायोटिक जो कंपोनेंट है किसी इकोसिस्टम के, ठीक है ना, वो एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं? तो वो जो है एनर्जी और मैटर के ट्रांसफर के थ्रू जुड़े हुए हैं। इन एवरी इकोसिस्टम देयर इज अ perfect balance or equilibrium in the transfer of energy and matter among the different components. This is known as ecological balance. हर एक इकोसिस्टम में जो है एक परफेक्ट बैलेंस है, इक्विलिब्रियम है, किस चीज के बीच में? तो एनर्जी के ट्रांसफर, एनर्जी और मैटर के ट्रांसफर में, डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में एनर्जी और मैटर का ट्रांसफर कैसे होता है, तो उसमें जो है एक इक्विलिब्रियम है, बैलेंस है, और इसी को हम कहते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस। So well, that was about like your biosphere and ecology within it, and now let us have a quick look at like human environment, and then we will recap and finish this chapter. तो ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या है? तो देखो, ह्यूमन बीइंग्स जो है वो खुद ही एक हिस्सा है बायोस्फीयर के, राइट? लेकिन इसके साथ ह्यूमंस आर द ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स हु हैव कॉन्शियसली अल्टर्ड द एनवायरनमेंट टू सूट देयर नीड्स। बाकी सारे जानवर जो है बायोस्फीयर में वो परिस्थितियों, वो एटमॉस्फेयर के या इन्वायरमेंट के हिसाब से वो जीते हैं। एक इंसान है जिसने कि अपने हिसाब से, अपने मन से, अपनी इच्छा से और अपने हिसाब से इन्वायरमेंट को बदल दिया है, अपनी जरूरतों के मुताबिक जो है इन्वायरमेंट को ढाल दिया है, बदल दिया है कई तरीके से। Early humans lived in the natural environment and adapted themselves according to their surroundings. जो आदि मानव वगैरह थे वो अपने प्राकृतिक इन्वायरमेंट में रहते थे, और उन्होंने जो है अपने सराउंडिंग, अपने आसपास के
एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट के आधार पर जो है उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया था, अनुकूलित कर लिया था। With the passage of time, the requirements of human beings increased, and in order to fulfill their needs, humans have modified their natural environment. Okay? समय के साथ जो है लोगों की इंसान की आवश्यकताएं जो है बढ़ती गई, और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इंसान ने क्या किया, अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर दिया, बदल दिया। किस तरीके से? थ्रू वेरियस एक्टिविटीज, डिफरेंट एक्टिविटीज के द्वारा, विदाउट रियलाइजिंग इट्स एडवर्स इफेक्ट्स। ऑफ कोर्स इसके जो प्रतिकूल परिणाम होंगे उनके बारे में बिना सोचे हुए ये काम किया गया। तो इसको देख ले थोड़ा सा। फार्मिंग, ग्रेजिंग, माइनिंग, लंबरिंग, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन आर सम ह्यूमन एक्टिविटीज दैट हैव अफेक्टेड आवर नेचुरल एनवायरनमेंट। ये जो नेचुरल एनवायरनमेंट को बदलने का काम किया है इंसानों ने, इसके एडवर्स या प्रतिकूल इफेक्ट को सोचे बगैर, तो उसमें क्या सब आता है? तो खेती करना, मवेशी चराना, खदान का काम, लंबरिंग, लकड़ी काट काट के जो बेचते हैं, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जो होती है, ट्रांसपोर्टेशन, सामान को एक जगह से ले जाने का जो काम होता है, या फिर कंस्ट्रक्शन, ये सारे ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जिन्होंने कि हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रभावित किया है। दिस हैज रिजल्टेड इन द डिसरप्शन ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस। ये जो है, इसने जो है इकोलॉजिकल बैलेंस को डिसरप्ट किया है, खत्म किया है, कमजोर किया है। डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट has been brought about primarily by human interference. एनवायरनमेंट का जो कुछ भी डिग्रेडेशन हुआ है, जो कुछ भी इसका जो है ह्रास हुआ है, वो ह्यूमन इंटरफेरेंस, हमारे ही जो है उंगली करने की वजह से हुआ है। Therefore, we need to be sensitive and aware of the various environmental problems and take care not to destroy our environment any further. और इसलिए जो है हमें जरूरत है कि हम थोड़ा सा जो है सेंसिटिव रहें इस मामले में, और जो अलग अलग तरह के एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में जागरूक रहें और ध्यान रखें कि अब जितना बिगाड़ना है वो तो बिगाड़ दिए, कम से कम इससे आगे ना बिगाड़ें, ताकि हमारी आने वाली जनरेशंस के लिए भी जो है जीने लायक तो हालात बचे रहें। राइट? सो वेल, दैट इज इट अबाउट दिस चैप्टर वेयर वी लर्न अबाउट कि एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। हमारे आसपास हमारी सराउंडिंग्स जो है वो सब एनवायरनमेंट हो गया, और एनवायरनमेंट को जो है हम नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट में जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। राइट? नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर क्या आएगा? तो फिजिकल और बायोलॉजिकल जो एलिमेंट्स हैं अर्थ के। नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर क्या सब है? तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, और इसके अलावा बायोस्फीयर। ह्यूमन बींग्स जो है वो बायोस्फीयर के इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है अपनी एक्टिविटीज के थ्रू इन्होंने जो है नेचुरल एनवायरनमेंट को भी बदल दिया है। राइट? सो वेल, आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन आंसर्स एट द एंड ऑफ इट। आई डोंट थिंक इट शुड बी difficult for you, and in the next one we will look at the structure of earth. Okay, bye bye.